हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री की, बिपिन चंद्रा क्लास 12th की। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट में देखेंगे बंगाल के बारे में। तो आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखते हैं बंगाल बंगाल केंद्रीय सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी का फायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्तियों मुर्शीद कुली खां और अली वर्दी खां ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया। मुर्शीद कुली खां को 1717 में जाकर बंगाल का सूबेदार बनाया गया, मगर वह उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था। जब उसे दीवान बनाया गया तो उसने अपने अपने को तुरंत केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया। यद्यपि वह बादशाह को नियमित रूप से नजराने की काफी बड़ी रकम भेजता रहा। अपने अंदरूनी और बाहरी खतरे से बंगाल को मुक्त कर वहां शांति कायम की। अब बंगाल जमींदारों की प्रमुख बगावतों से भी कमोवेश मुक्त हो गया। उसके शासन के दौरान केवल तीन विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। उसके बाद सुजात खान द्वारा बगावत की गई थी। अंतिम विद्रोह नजात खां का था। उनको हराने के बाद मुर्शीद कुली खां ने अपनी जमींदारियां अपने कृपा पात्र रामजीवन को दे दी। उसके जो कृपा पात्र रामजीवन को दे दिया। मुर्शीद कुली खां 1727 में मर गया। उसके बाद उसके दामाद सुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खान आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खां नवाब बन गया। इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांति और सुव्यवस्थित प्रशासन दिया। उन्होंने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। मुर्शीद कुली खां ने प्रशासन में नियमित व्ययिता बरती। उसने बंगाल के वित्तीय मामलों का प्रबंध नए सिरे से किया। उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था यानी ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था आरंभ की। स्थानीय जमींदारों और सौदागर साहूकारों के बीच से उतने राजस्व वसूलने वाले किसानों और सौदागर साहूकार भर्ती किए गए। उसने गरीब खेतिहरों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावे ऋण भी दिए। इस प्रकार वह बंगाल सरकार के संसाधनों को बढ़ा सका, मगर इतना इजारा व्यवस्था ने किसानों और जमींदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। मतलब जो इतना इजारा लेता था कि जिसकी वजह से किसानों और जमींदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। इसके अलावा यद्यपि उसने केवल असल जमा की मांग की और गैर कानूनी टैक्स हटा दिए, तथापि उसने जमींदार और किसानों से लगान की वसूली बड़ी निर्दयता के साथ की। उसका परिणाम यह हुआ कि अनेक पुराने जमींदारों को बाहर बाहर किया गया और उनकी जगह पर अभी अभी पनपे इजारेदार आ गए। जो नए नए थे वो आ गए। तो मुर्शीद कुली खां और उसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए। उन्होंने सबसे ऊंचे नागरिक ओहदों और कई फौजी ओहदों पर बंगालियों को रखा, जिनमें अधिकतर हिंदू थे। इजारेदारों को चुनते समय मुर्शीद कुली खां ने स्थानीय जमींदार और महाजनों को प्राथमिकता दी, जिनमें अनेक हिंदू थे। इस प्रकार उसने बंगाल में एक नव भू अभिजात वर्ग को जन्म दिया। अब आगे देखते हैं। तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फायदेमंद है, इसलिए उन्होंने भारतीय और विदेशी व्यापारियों को बढ़ावा दिया। नियमित थानों और चौकियों की व्यवस्था कर सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम किया। उन्होंने अफसरों के निजी व्यापार को रोक दिया। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि विदेशी व्यापारिक कंपनियां तथा उनके नौकरों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए और उन्हें अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाए। उन्होंने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानून का पालन करने तथा व्यापारियों को बराबर सीमा शुल्क देने के लिए मजबूर किया। अब आगे देखते हैं।
अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी। इन सब के बावजूद बंगाल के नवाब एक दृष्टि से बड़े नासमझ और लापरवाह साबित हुए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति 1707 के बाद अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करने या उसके इस्तेमाल की धमकी देने लगी थी। नवाबों ने इस नवाबों ने इस प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया। वे कंपनी की धमकियों का जवाब देने की ताकत रखते थे, मगर उनका निरंतर यह विश्वास रहा कि कोई भी मात्र व्यापारिक कंपनी उनकी सत्ता के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती। वे इस बात को नहीं महसूस कर सके कि अंग्रेजी कंपनी व्यापारियों की कंपनी मात्र नहीं, बल्कि उस समय के अत्यंत आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेशक का प्रतिनिधि थी। शेष दुनिया के बारे में उनका अज्ञान और उससे संपर्क का अभाव उनके लिए बड़ा महंगा पड़ा। नहीं तो अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका में पश्चिमी व्यापारिक कंपनियों के विध्वंसकारी कामों के संबंध में उनको जानकारी अवश्य हो जाती। आगे देखते हैं। बंगाल के नवाबों ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया और इनके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उदाहरण के लिए मुर्शिद कुली खां की फौज में केवल 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सैनिक थे। अलीवर्दी खां को मराठों के बारंबार हमले से तंग होना पड़ा और अंततो गत्वा उसे ओडिशा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे देना पड़ा। जब 1756-57 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया, तब शक्तिशाली फौज के अभाव में भी विदेशी कंपनी की जीत में काफी योगदान दिया। अफसरों के बीच अफसरों के बीच बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में भी बंगाल के नवाब असफल रहे। यहाँ तक कि न्यायिक अधिकारी कांची और मुफ्ती घूस लेने में नहीं हिचकिचाते थे। विदेशी कंपनियों ने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और सरकारी कानून, कायदे और नीतियों की जड़ें खो दी। अब हम देखते हैं अगला जो क्षेत्र है वह अवध है। तो अब हम अवध के बारे में देखते हैं। अवध अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खा बुरहान उल मुल्क था। उसे 1722 में उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। वह एक अत्यंत निडर, कर्मठ और दृढ़ प्रतिज्ञ और तेज आदमी था। उसकी नियुक्ति के समय कई बगावती जमींदारों ने प्रांत में हर जगह सिर उठाया। उन्होंने मालगुजारी देने से इनकार कर दिया। अब देखते हैं। अपनी निजी सेवाएं गठित की, किले बनवाए और शाही सरकार की अवज्ञा की। वर्षों तक सादत खां को उनसे लड़ना पड़ा। उसने अंधेर गर्दी को खत्म कर दिया और बड़े जमींदारों को अनुशासित किया। इस प्रकार उसने अपनी सरकार के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर उसने दूसरे सरदारों और जमींदारों को अपनी तरफ कर लिया, किंतु उसने अधिकतर पराजित जमींदारों को नहीं हटाया। अधीनता स्वीकार करने और देय रकम यानी भू राजस्व नियमित रूप से अदा करने पर सहमत होने के बाद भी उन्हें अपनी जगह पर पक्का कर दिया गया, स्थिर कर दिया गया। सादत खां ने भी 1723 में एक नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट किया। कहा जाता है कि उचित भू लगान लगाकर बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हालत बेहतर बनाया। बंगाल के नवाबों की तरह ही उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। उसके अनेक सेनापति और उच्च अधिकारी हिंदू थे। उसने हठीले जमींदारों, सरदारों और सामंतों को उनके धर्म का बिना कोई ख्याल किए दबा दिया। उसके सैनिकों को अच्छे वेतन मिलते थे। वे हथियारों से सुसज्जित और सुप्रशिक्षित थे। सआदत खां का प्रशासन कार्यकुशल था। उसने भी जागीरदारी प्रथा को जारी रखा। वर्ष 1739 में अपने मरने के बाद वस्तुतः वह स्वतंत्र बन गया और उसने प्रांत को अपनी वंशगत जायदाद बना लिया। उसकी जगह उसके भतीजे सफदर जंग ने ली। वह साथ ही 1748 में साम्राज्य का वजीर भी बना दिया गया। इसके अलावा उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दिया गया। सफदर जंग ने 1754 में अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना नहीं करने दिया। उसने
उसने बगावती जमींदारों को दबा दिया और दूसरों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने मराठा सरदारों से मित्रता कर ली, जिससे उसके अधिकार क्षेत्र में उसकी घुसपैठ न हो सके। राजपूत सरदारों और सिख जादाओं की वफादारी हासिल करने में वह कामयाब रहा। उसने रुहेलों और वंगस पठानों के खिलाफ लड़ाइयां छेड़ी। वंगस नवाबों के खिलाफ 1750-51 की लड़ाई में उसने मराठा की सैनिक सहायता और जाटों का समर्थन प्राप्त किया। इसके लिए उसे मराठों को प्रतिदिन 25,000 रुपए और जाटों को रोज 15,000 रुपए देने पड़े। बाद में उसने पेशवा के साथ एक करार किया, जिसके अनुसार पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मदद देने और उसे भारतीय पठानों तथा राजपूत राजाओं जैसे अंदरूनी विद्रोहियों से बचाने का वचन दिया। बदले में पेशवा को 50 लाख रुपए तथा पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों की चौथ दिया जाने वाला था। इसके अलावा पेशवा को अजमेर और आगरा का सूबेदार बनाया जाना था, मगर पेशवा दिल्ली में सफदरजंग के दुश्मनों से जा मिला, जिन्होंने उसे अवध और इलाहाबाद का सूबेदार बनाने का वचन दिया था। इसलिए करार टूट गया। तो कई बार जो होते हैं अपने लोग ही जाके दुश्मनों से मिल जाते हैं, तो जो होती है स्थिति और खराब हो जाती है और उनको मिलता कुछ नहीं है। वो लोग इधर से भी धक्के खाते हैं, उधर से भी धक्के खाते हैं। तो जो हमारे यहाँ जो विनाश हुआ था कहीं ना कहीं से, चाहे वो अवध हो चाहे बंगाल हो, तो कहीं ना कहीं से जो लोग उसमें शामिल थे उन्हीं की वजह से ऐसा हो पाया। सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की। उसने भी नौकरियां देने में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई। उसकी सरकार के सबसे बड़े ओहदे पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय आसीन था। नवाबों की सरकार के तहत लंबे समय तक लगातार शांति और सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के इर्द गिर्द एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति कार्यक्रम से विकसित हुई। लखनऊ बहुत जमाने से अवध का एक महत्वपूर्ण शहर था। 1775 के बाद वह अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया। वह तुरंत ही कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली का प्रतिद्वंदी हो गया। वह हस्तशिल्प के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। स्थानीय सरदारों और जमींदारों के यहाँ पे देखिए एक 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत का आर्थिक मानचित्र, खनिज और कच्ची। यहाँ पर देखिए कि इसके आधार पे हमें समझना है कि क्षेत्र हैं जैसे कश्मीर हो गया, यहाँ पे ऊन, सिल्क, केसर, नमक का क्षेत्र, यहाँ पे लाहौर, यहाँ मुल्तान, फिर यहाँ पे लखनऊ में जैसा कि कढ़ाई वढ़ाई का काम होता था। यहाँ पे देखिए नील, यहाँ पे चूना पत्थर, यहाँ पे कांच, फिर यहाँ पे नमक, नील, सुलेमानी पत्थर, कागज और माइका, संगमरमर, चूना पत्थर। दिल्ली हो गई तो यहाँ पे नरनौल, नील, लखनऊ, फिर मिर्जापुर, वाराणसी, यहाँ पे सोरा, पटना हो गया, यहाँ पे रेशम, हुगली, बालेश्वर, गोदलाख, यहाँ पे ढाका पे मलमल। ओल्ड एनसीईआरटी होने की वजह से जो है थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मछलीपट्टनम मद्रास का क्षेत्र है। यहाँ पे गोवा देखिए जैसा कि काली मिर्च पाई जाती है, राजापुर, मुंबई, और यहाँ पे देखिए स्टील का उत्पादन, यहाँ पे देखिए हैदराबाद, नील, यहाँ पे कनानूर, कालीकट, काली मिर्च का उत्पादन होता है जैसा कि पश्चिमी घाट में। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो अब हम आगे देखते हैं। संरक्षण में दस्तकारी और संस्कृति दोनों का असर कस्बों तक पहुंच गया। सफदरजंग ने बहुत ऊंची वैयक्तिक नैतिकता बनाए रखी। वैयक्तिक वैयक्तिक नैतिकता बनाए रखी। वह जिंदगी भर अपनी एकमात्र पत्नी के प्रति वफादार रहा। असल में हैदराबाद, बंगाल और अवध के तीनों स्वायत्त रजवाड़ों के संस्थापक क्रमशः निजाम उल मुल्क, मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ऊंची वैयक्तिक नैतिकता वाले लोग थे। उनमें से लगभग सबने संयमपूर्ण और सादा जीवन बिताया। यह इस धारणा को झूठा साबित करती है कि 18वीं सदी के प्रमुख सामंतों ने फिजूल खर्ची और विलासिता की जिंदगी जी। तो कई शासक ऐसे थे जिन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो इस तरीके से हम यह नहीं कह सकते हैं कि 18वीं सदी के जो प्रमुख सामंत थे उन्होंने जो फिजूल खर्ची किया और विलासिता की जिंदगी बिताई।
हम सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग थे जैसे कि हम देख सकते हैं, निजाम उल मुल्क था, मुर्शिद कुली खा था और अली वर्दी खा था। इन्होंने एक साधारण जीवन और संयमपूर्ण और सादा जीवन बिताया। तो केवल अपने सार्वजनिक और राजनीतिक व्यवहार में ही उन्होंने धोखाधड़ी, षड्यंत्र और विश्वासघात का सहारा लिया अपने चीजों को बचाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र है हैदर अली का। पहले हम मैसूर देख लेते हैं। अब अगला जो क्षेत्र है, मैसूर के बारे में जानते हैं। तो दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ वह था मैसूर। विजयनगर साम्राज्य के अंत होने के समय ही मैसूर राज्य ने अपनी कमजोर स्वाधीनता को बनाए रखा और एकमात्र को ही यह मुल्क साम्राज्य का अंग था। 18वीं सदी के शुरू में नंजराज सर्वाधिकारवादी और देवराज दुलवई के नाम से दो मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति अपने हाथों में रखी थी। इस प्रकार वहां के राजा चिक्का कृष्ण राज ने अपने कठपुतली में बदल दिया। हैदर अली का जन्म 1721 में एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ था। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एकदम साधारण व्यक्ति के रूप में शुरू किया। वह शिक्षित तो नहीं था, लेकिन कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा का धनी था। अत्यंत परिश्रमी और लगनशील था, साहसी और दृढ़ निश्चय था। वह एक प्रतिभाशाली सेनानायक तथा चालाक राजनीतिक भी था। मैसूर राज्य 20 साल तक युद्ध में उलझा रहा। इस दौरान हैदर अली को मौका मिला, उसे जो भी, यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है हैदर अली का। जो भी मौका मिला उसका उसने लाभ उठाया और मैसूर की सेना में ऊंचे पद पर पहुंच गया। जल्दी ही उसने पश्चिमी सैनिक प्रशिक्षण के महत्व को पहचाना तथा जो सैनिक उसके अधीन थे उसको आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाया। वर्ष 1755 में डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किए। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का मतलब शस्त्रागार को स्थापित किया था। इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। वर्ष 1761 में उसने नंजराज को सत्ता से अलग कर दिया तथा मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कायम कर लिया। योद्धा सरदारों और जमींदारों के विद्रोहों को उसने नियंत्रित कर लिया तथा बिदनूर, सुंदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार को अपने अधीन करने का मुख्य कारण यह था कि भारतीय समुद्र तट अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता है। पढ़ा लिखा न होने के बावजूद वह कुशल प्रशासक था। उसने अपने राज्य में मुगल शासन प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्था उसी ने लागू की थी। मैसूर जब कमजोर तथा विभाजित राज्य था तब उसने उस पर कब्जा किया। शीघ्र ही उसके कारण इस राज्य की गिनती प्रमुख भारतीय शक्तियों में की जाने लगी। वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चला। उसका पहला दीवान और अनेक अधिकारी हिंदू थे। हैदर अली के अब देखते अपनी सत्ता के लगभग आरंभ से ही वह मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ाई में लगा रहा। उसने 1769 में अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया। वह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में मर गया। उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। तो हैदर अली का जो बेटा था वह टीपू सुल्तान था, गद्दी पर बैठ गया। अब देखते हैं कि अंग्रेजों के हाथों 1799 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। वह जटिल चरित्र वाला, एक नए विचारों को ढूंढने वाला व्यक्ति था। समय के साथ साथ अपने को बदलने की उसकी इच्छा के प्रतीक थे। एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तौल के नए पैमानों को अपनाना, यह उसकी इच्छा थी। उनके निजी पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान, औषधि विज्ञान और गणित जैसे विविध विषयों की पुस्तकें थी। उसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी थी। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। उसकी सांगठनिक क्षमता का प्रमाण यह है कि जिन दिनों भारतीय फौजों के बीच अनुशासनहीनता आम थी, उसके सैनिक अनुशासित और उसके प्रति वफादार थे। टीपू सुल्तान के उसने जागीर देने की प्रथा को खत्म करके राज्य की आय बढ़ाने की कोशिश की। उसने पोलीगारों की पैतृक संपत्ति को कम करने और राज्य तथा किसानों के बीच के मध्यस्थों को समाप्त करने की भी कोशिश की, मगर उसका भू राजस्व उतना ही ऊंचा था जितना अन्य समसामयिक शासकों का। वह पैदावार का 1/3 हिस्सा तक भू राजस्व के रूप में लेता था, मगर उसने
अब बाबों की वसूली पर रोक लगा दी। वह भू राजस्व में छूट देने में उदार था। उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीनों से लैस थी, लेकिन इन हथियारों को मैसूर में ही बनाया गया था। वर्ष 1796 के बाद उसने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की भी कोशिश की थी। इसके लिए उसने 2 नौका घाट बनवाए थे तथा जहाजों के नमूने उसने स्वयं तैयार करवाए थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह एकदम सादा था। उसे किसी प्रकार का व्यसन नहीं था। विलासिता से वह कोसों दूर था। वह एक साहसी दुस्साहसी योद्धा था और अत्यंत प्रतिशा अत्यंत प्रतिभाशाली सेना नायक था। उसकी यह अत्यंत प्रिय युक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। इस तरीके से टीपू सुल्तान का एक कथन है कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। इसी विश्वास का पालन करते हुए वह श्री रंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया। लेकिन हर काम में वह जल्दबाजी करता था और उसका स्वभाव स्थिर नहीं था। तो यह उसकी कमी थी। एक राजनीतिज्ञ के रूप में 18वीं सदी के किसी भी शासक की तुलना में वह दक्षिण भारत के लिए या दूसरे भारतीय शासकों के लिए अंग्रेजी राज के खतरे को अधिक ठीक तरह से समझता था। उदीयमान अंग्रेजी सत्ता के समक्ष वह दृढ़ निश्चयी शत्रु के रूप में खड़ा हुआ और अंग्रेज लोग भी भारत में उसको अपना सबसे खतरनाक दुश्मन समझते थे, टीपू सुल्तान को। हालांकि मैसूर उस जमाने के आर्थिक पिछड़ेपन के दोष से मुक्त तो नहीं था, लेकिन हैदर अली और टीपू के राज्यकाल में वह आर्थिक रूप से खूब फला फूला। यह अधिक स्पष्ट हो जाता है कि खास तौर पर जब हम उसकी आर्थिक स्थिति की तुलना निकट की अतीत या उसके समय में देश के अन्य भागों से करते हैं। वर्ष 1799 में ब्रिटिश लोगों ने जब टीपू को पराजित कर उसे मार डाला और मैसूर पर कब्जा कर लिया, तो यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसान की तुलना में कहीं बहुत अधिक संपन्न और खुशहाल था। सर जॉन सोर 1739 से 98 के दौरान गवर्नर जनरल था। सर जॉन सोर ये गवर्नर जनरल था। उसने बाद में लिखा, टीपू सुल्तान के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उसको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। टीपू सुल्तान के जमाने के मैसूर के बारे में एक अन्य ब्रिटिश पर्यवेक्षक ने लिखा था, वह राज्य खेती बाड़ी में बढ़ा चढ़ा और परिश्रमी लोगों की धनी आबादी वाला, नए नए नगरों वाला तथा वाणिज्य व्यापार में बढ़ोतरी वाला था। लगता है कि आधुनिक व्यापार और युद्धों के महत्व को भी टीपू अच्छी तरह से समझता था। वास्तव में भारतीय शासकों में वही एकमात्र शासक था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानता था। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत के लिए उसने थोड़े बहुत प्रयास किए। इसके लिए उसने विदेशों से कारीगर बुलाए और कई उद्योगों को राज्य की ओर सहायता दी। विदेशी व्यापार के विकास के लिए उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेंगू में दूत भेजे। चीन के साथ ही उसने व्यापार किया। यूरोपीय कंपनियों के ढांचे पर उसने व्यापारिक कंपनियां स्थापित करने का प्रयास भी किया। उनकी वाणिज्य संबंधी गतिविधियों की नकल करने की कोशिश की। बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके उसने रूस तथा अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया। अब देखते हैं कि कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू को धार्मिक उन्मादी के रूप में चित्रित किया। यद्यपि उसने धार्मिक दृष्टिकोण में वह काफी रूढ़िवादी था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति उसका दृष्टिकोण काफी सहिष्णु और उदार था। वर्ष 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा। उसने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे दिए। वह नियमित रूप से इस मंदिर और इसके साथ कुछ और मंदिरों को भेंट दिया करता था। रंगनाथ का प्रसिद्ध मंदिर उसके महल में मुश्किल से 100 गज की दूरी पर था, जहां वह अपनी बहुसंख्यक हिंदू और ईसाई प्रजा के साथ सहनशीलता का बर्ताव करता था। वह हिंदुओं और ईसाइयों के प्रति काफी कठोर था, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मैसूर राज्य के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद करते थे। अब अगला जो क्षेत्र है केरल, जिसको कि हम अब अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अब अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।